एक्सचेंज रेट एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट का थर्ड लेक्चर। लास्ट लेक्चर के अंदर में हमने डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन का फर्क देखा था। डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन इन फॉर फ्लोटिंग एक्सचेंज रिजिम में कैसे डिसाइड होती? इट इज द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी दैट अफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ द इंडियन करेंसी और लोकल करेंसी। हम उनकी वैल्यू अगर एप्रिशिएट हो रही होंगी तो अपनी वैल्यू डेप्रिशिएट होती, ये सब अपन ने देख लिया था। चेंजेस इन एक्सचेंज रेट। बिफोर दैट वी ऑल्सो गॉन फॉर हु डिटरमाइन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। उसके पहले व्हीकल करेंसी क्या रहती, स्पॉट एक्सचेंज रेट क्या रहता, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या रहता, एंड देयर आफ्टर आर्बिट्रेज प्रोसेस इज व्हाट इज द आर्बिट्रेज प्रोसेस, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट यानी क्या, और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड रियल एक्सचेंज रेट, ये सब हमने डिसाइड किया था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। डेफिनेटली अगर एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस हो होंगे, डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन हो रहा होगा, तो इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है। अपने लास्ट लेक्चर में आखिरी में थोड़ा सा देखा था, उसी को अपन इलेबोरेट करें। द डेवलपमेंट इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अफेक्ट द डोमेस्टिक इकोनॉमी बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। एक्सचेंज रेट हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रीज ट्रेड। कंट्री का ट्रेड कितना रहेगा दूसरे देशों के साथ में, क्या पे डिपेंड करता है? एक्सचेंज रेट के साथ में। मोर वोलेटाइल योर एक्सचेंज रेट सिस्टम इज, लेसर द कॉन्फिडेंस द इंटरनेशनल मार्केट हैव इन यू। देखो मैंने आखिरी में इसमें एक ओवरऑल मैटर रखे हुआ है, इम्पैक्ट, ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। ऑल एल्स इक्वल, अदर थिंग्स रिमेनिंग all other things remaining, exchange rate fluctuation makes financial forecasting more difficult. All other things remaining constant है, वहां पे ऐसा होना था। All else equal, exchange rate fluctuation makes financial forecasting more difficult and for firms, and larger amount will have to be earmarked for ensuring against exchange rate risk through hedging. जितना ज्यादा वोलेटाइल तुम्हारा एक्सचेंज रेट रिजिम रहेगा, वो काय में रहेगा? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजिम में बहुत वोलेटिलिटी आती, स्टेबिलिटी रहती नहीं। तो उसमें क्या होगा कि मैं फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करना, एक इंडस्ट्री हूं मैं, एक बिजनेस हाउस हूं, और मेरे को अगर डील करता हूं मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर में, तो मेरी फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाती है। और मैं बिजनेसमैन हूं, मैं रिस्क बियर नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करता हूं? हेजिंग करता हूं। हेजिंग यानी फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करके रख देता हूं कि भाई कल ये रेट से मैं बेचूंगा, कल मैं ये रेट से खरीदूंगा। दिमाग को तान नहीं होना, मैं आज ही सब कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। यानी मेरा क्या हो गया? एक अमाउंट इंश्योरेंस में चला गया। यानी मेरे पर मैं बिजनेस हाउस वालों, तो मेरा एक खर्चा बढ़ गया, काय का? रिस्क का, रिस्क को इंश्योर करने का। इन्वेस्टर्स हु हैव परचेस्ड foreign asset or the corporation which floats a foreign debt will find themselves facing foreign exchange risk. जो लोग फॉरेन एसेट में डील कर रहे हैं या फॉरेन से लोन ले रहे होंगे, उनकी रिस्क बढ़ गई। यानी वोलेटिलिटी हाउ इट अफेक्ट्स द ओवरऑल इकोनॉमी में। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन के इफेक्ट बाद में बताता आपको, जो मेजर एरिया है। जनरल व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ वोलेटिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट दैट वी आर डिस्कसिंग। Foreign investors are likely to be indecisive or highly cautious before investing in a country which has high exchange rate volatility. एक कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, उसको इंडियन है, रशियन कंट्री है, इंडियन कंट्री है, या फिर जापानीज कंट्री है, कोई तो भी एक कंट्री के अंदर में उसको इन्वेस्ट करना है, तो जहां पे वोलेटिलिटी इन एक्सचेंज रेट ज्यादा होगा, वहां पे उसके रिस्क बढ़ जाती और वो फिर वहां पे थोड़ा सा डिसइंटरेस्टेड हो जाता है। तो हमारे गवर्नमेंट का काम है कि भले फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीव होगा, लेकिन बहुत वोलेटिलिटी आई तो खुद सेंट्रल बैंक ने इंटरफियर करना, जिससे अपनी इंडियन करेंसी इंडिया में करने में आता, क्योंकि अपनी थोड़ी सी इंटरमीडिएट एक्सचेंज रेट रिजीम है, हम सॉफ्ट पिक के थ्रू वहां पे एंटर कर डालते। फिर नेक्स्ट, reduced foreign investment also widen the gap between investment required for growth and actual investment. Over a period of time unemployment is likely mount in economy. अगर लोगों का इंटरेस्ट अपनी यहाँ पे कम हो गया या उनका रिस्क यहाँ पे बढ़ गया, तो यहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट विल राइज। इफेक्ट of this, with increasing dependence on import, Indian economy has always felt the brunt of higher international prices of fuel impacting domestic transportation. अब हमारा क्या हो गया? जो फ्यूल है, जो क्रूड ऑयल है, वो बाहर से हम इंपोर्ट करते, और जैसी फॉरेन करेंसी के अंदर में कम ज्यादा हो गया या हमारी कंट्री डिप्रिशिएट हो गई, तो हमारे लिए क्रूड ऑयल महंगा हो जाता। वो महंगा हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी, तो हमारे यहाँ का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन सेट्स इन। So it ultimately result in cost push inflation, and overall cost of production often triggered inflation, increase costly foreign travel and all those things. And appreciation has opposite effect too. Foreigners pay more for the country's product and domestic producers consumers pay less for foreign product. अगर appreciation होता होगा तो उसका अलग फायदा होता है, लेकिन ये यहाँ का पॉइंट नहीं है, ये appreciation का है। चलो ठीक है, ये हो गया ओवरऑल इम्पैक्ट। अब मैटर आया अपना
वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, इम्पैक्ट ऑफ exchange rate fluctuation in domestic economy. Exchange rates have a very significant role in determining the nature and extent of country's trade. Changes in import and export prices will lead to changes in import and export volumes, causing changes in import spending and export revenue. Fluctuations in exchange rate affect the economy by changing the relative prices of domestically produced and foreign produced goods and service. यहाँ पे exchange rate में fluctuations आ गया तो ऑटोमेटिकली foreign produced goods की रेट कम ज़्यादा हो गए, डोमेस्टिक गुड्स के बाहर में फॉरेन में रेट्स कम ज़्यादा हो गए, ऐसा सब इम्पैक्ट होता। ये सब कॉमन पैराग्राफ है, ये सिर्फ समझने के लिए या एनवायरमेंट तैयार करने के लिए होता। इसको पहले ही आपने ऐसा बोल देना, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, हार्डली आधे मिनट में निपटा देना, नहीं तो मालूम पड़ा जिस दिन रिवीजन चालू करते ये 4 लाइन में 12 मिनट 15 मिनट खराब करते थे, और जब इंपॉर्टेंट पार्ट आता यहाँ पे आप फास्ट पढ़ना चालू करते, दिमाग और कहीं पर रहता, ये 3 लाइन पढ़ते पढ़ते टाइम पास हो जाता, क्योंकि उसमें कुछ कॉन्क्रीट मिलता नहीं, तो कॉन्क्रीट मिला नहीं तो अपन वापस रिवाइज करते जाते हैं। इसमें कॉन्क्रीट कुछ है ही नहीं, पहले ये लिखो वहां पे बाजू में नोट्स में। फिर सर आपने क्यों दिया, बेटा मैं डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं आ सकता ना, मेरे को तो थोड़ा सा एक ऐसा एनवायरमेंट तैयार करना पड़ता है। एनीवे, इंपैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन, ऑल एल्स इक्वल अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अ डेप्रिसिएशन लोअर्स द रिलेटिव प्राइस ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट। जैसी डिवैल्यूएशन हुआ या करेंसी का डेप्रिसिएशन हुआ, हमारे कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम हुई, तो जो हमारे एक्सपोर्टेड गुड्स जो आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं वहां पे उनकी प्राइसेस कम हो गई, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गया। डेप्रिसिएशन लोअर्स द रिलेटिव प्राइस ऑफ अ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड रेजेस द रिलेटिव प्राइस ऑफ इट्स इंपोर्ट। यानी एक्सपोर्ट की प्राइस बाहर वालों के लिए अपने गुड्स कम हो गए और बाहर के जो इंपोर्टेड गुड्स है उनकी प्राइस बढ़ गई। वो मैंने कल समझाया था आपको लास्ट लेक्चर में, 730 750 रुपए। तो जैसी डेप्रिसिएशन हुआ इंपोर्टेड गुड्स की प्राइस बढ़ जाती और एक्सपोर्टेड गुड्स की प्राइस बाहर के मार्केट में कम हो जाती। इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, when a country's currency depreciates, foreigners find that its exports are cheaper and domestic residents find that imports from abroad are more expensive. Assume that, ये सब चीजें अपन ने कल पढ़ लिया जो एग्जाम्पल में दिए हुए हैं एक्सपोर्टर इंपोर्टर के लिए। Thus importers will be affected most as they will have to pay more rupees on importing product. On the contrary, exporters will be benefited as goods exported abroad will fetch dollars which can now be converted into more rupees. तो इसमें क्या होगा, जैसी डेप्रिसिएशन होगा इंपोर्टर्स विल फेस प्रॉब्लम्स, उनका लॉस होगा, और एक्सपोर्टर्स विल बी बेनिफिटेड। बस एक हो गया इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। बताओ इतना सारा लिखे हुआ है, लिखना क्या है उसके अंदर में कि एक्सपोर्टर्स को डेप्रिसिएशन से बेनिफिट होता, इंपोर्टर्स को लॉस होता, खत्म। इफेक्ट ऑन डोमेस्टिक इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी क्या होगी सर, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या होता है सर, एक्सपोर्टेड गुड्स बाहर में अपने गुड्स सस्ते हो जाएंगे तो वो लोगों की डिमांड बढ़ेंगी, इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो जाएंगे तो डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ेंगी। लिखा होगा इसमें, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी प्राइमरीली इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स रिलेटिव टू डोमेस्टिक गुड्स। अब डोमेस्टिक गुड्स सस्ते हो गए और इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो गए, एंड डाइवर्ट स्पेंडिंग फ्रॉम फॉरेन गुड्स टू डोमेस्टिक गुड्स। अब लोगों का खर्चा अपना स्वदेशी यूज करो, ये नहीं बोलेंगे स्वदेशी सस्ता हो गया, पर अब नया नारा स्वदेशी प्यारा। एनीवेज, इंक्रीज द डिमांड बोथ फॉर डोमेस्टिक इंपोर्ट कॉम्पिटिंग गुड्स। अब जो इंपोर्ट गुड्स आते थे उसके जगह पे अपने डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड बढ़ गई। डोमेस्टिक इंपोर्ट कॉम्पिटिंग गुड्स यानी जो इंपोर्ट को कॉम्पीट करने वाले गुड्स थी उनकी डिमांड बढ़ गई। एंड फॉर एक्सपोर्ट एनकरेजेस इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी एक्सपोर्ट गुड्स की भी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि हमारे एक्सपोर्टेड गुड्स बाहर के देशों के लिए सस्ते हो गए तो हमारे को एक्सपोर्ट के लिए भी डिमांड बढ़ गई। जो डोमेस्टिक कंट्री के अंदर में डोमेस्टिक गुड्स थे उसकी भी डिमांड बढ़ गई। ऑटोमेटिकली इट एनकरेजेस इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड क्रिएट्स आउटपुट एक्सपांशन हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होना चालू हो गई। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट बेनिफिशियल, इंपोर्ट लॉस में जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। प्रमोट्स ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस समझते क्या कि हम कितनी कमोडिटी बाहर के देश में भेज रहे हैं और बाहर के देश से अपने यहाँ पे कितनी कमोडिटी आ रही, तो इसको जो बोलते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन हो रहा, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आता, उसमें मॉनिटरी वैल्यूज भी आ जाती, कैपिटल ट्रांजेक्शन भी आ जाते। बैलेंस ऑफ ट्रेड में करंट ट्रांजेक्शन रहते, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर में करंट एज वेल एज कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट सब रहता। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड भी इंप्रूव होता है डेप्रिसिएशन के कारण, और बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट यानी जो अपन बोलते हैं इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट वो भी सुधर जाता। एनीवेज, आपको इतना ही लिखना है, प्रमोट्स ट्रेड बैलेंस, प्रमोट्स
बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट करंट बैलेंस. करेंसी डेप्रिसिएशन हेल्प्स, काय में हेल्प करती? Currency depreciation helps increase the international competitiveness of domestic industries. Domestic industries का competitiveness बढ़ता and increases the volume of export and promotes trade balance. बस इतना काम का है. Increases volume of exports. And जैसी volume यानी quantity of export बढ़ गया तो promotes the trade balance. डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज डिप्रिसिएशन में, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे क्या इफेक्ट होता है इसका? हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज है उन पे क्या फर्क पड़ता? ग्रो होती सर, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता. डिप्रिसिएशन से क्या होता? मे इंक्रीज वाइंडफॉल प्रॉफिट इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कॉम्पिटिंग इंडस्ट्रीज. जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है या जो इंपोर्ट को कॉम्पिटिशन, वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं जो इंपोर्ट को कंपटीशन करते हैं, उनको वाइंडफॉल गेन हो जाता है. वाइंडफॉल गेन यानी अचानक भरपूर गेन्स. However, in an underdeveloped और सेमी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, ये देखो ये बड़ा मैटर है. वैसे तो गेन होना चाहिए, लेकिन जहां पर देखो हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज है सर, इनको फायदा होगा सर डिप्रिसिएशन का, नॉट नेसेसरी. अगर मेरे इंडस्ट्री के अंदर में जो इनपुट है, सुनो अच्छे से, फिर बाद में इंग्लिश में पढ़ना, अभी मत पढ़ो. मेरे इंडस्ट्रीज जो है, हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज है, इनका जो इनपुट है वो फॉरेन गुड्स होगा. जो कंपोनेंट्स लगते हैं या जो इनपुट लगते हैं वो हम बाहर देश से मंगाते. अगर ऐसा होगा तो बाहर देश से जो चीजें आ रही वो महंगी हो जाएंगी. अब जिसको 700 रुपए देने थे उसको 750 रुपीज देने पड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें महंगी हो जाएंगी. और महंगी हो जाएंगी तो इनपुट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आउटपुट की कॉस्ट बढ़ेगी और इसके अंदर में हमारे गुड्स नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे. हाउएवर, in an underdeveloped or semi-industrialized economy where inputs such as oil components are mostly imported and can't be domestically produced, और हम प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते इसको, यानी झक मार के हमारे को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा. इंक्रीज इंपोर्ट प्राइसेस विल इंक्रीज फर्म्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पुश डोमेस्टिक प्राइसेस अप एंड डिक्रीज रियल आउटपुट एंड दस कॉज कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट्स. ये स्पेसिफिकली पॉइंट मैंने 2 मार्क की केस स्टडी के लिए डाले हुआ है कि ऐसा भी हो सकता है क्या इन केस ऑफ डिप्रिसिएशन, हाउ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रैक्ट फेज द कॉन्ट्रैक्शनरी फेज. जनरली कॉन्ट्रैक्शनरी फेज नहीं रहता ना, एक्सपेंशनरी फेज होता. पर कब कॉन्ट्रैक्शनरी फेज आएगा? अगर हमारी कंट्रीज का जो इनपुट है वो अगर ऑयल है या वो कंपोनेंट है जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं हो सकते. इन दैट केस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज एंड ऑटोमेटिकली. नेक्स्ट, इकोनॉमी वेयर एक्सपोर्ट्स आर सिग्निफिकेंटली हाई, अ डेप्रिशिएटेड करेंसी वुड मीन अ लॉट ऑफ गेन. जहां पे एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है वहां तो डेप्रिसिएशन हो गया कि धड़ाल गेन हो जाता. इन एडिशन इफ एक्सपोर्ट ओरिजिनेट फ्रॉम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, और अगर हमारी इंडियन करेंसी इंडियन इंडस्ट्रीज अगर लेबर ओरिएंटेड होंगी, यानी हम एंटिक चीजें प्रोड्यूस कर, एंटिक या रेयर या हैंडीक्राफ्ट जो लेबर ओरिएंटेड चीजें वो बेचते होंगे, तो मजा ही मजा है. पैसे ज्यादा आएंगे तो हम हमारे लेबर को पैसे ज्यादा बांटेंगे, लेबर को पैसे ज्यादा बांटेंगे तो उनकी डिमांड बढ़ जाएंगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा. और एक गजब, इफ एक्सपोर्ट ओरिजिनेट फ्रॉम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज इंक्रीज एक्सपोर्ट प्राइसेस विल हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड पोटेंशियली ऑन वेजेस. उनकी वेजेस बढ़ेंगी तो उनकी डिमांड बढ़ेंगी, उनकी डिमांड बढ़ेंगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेंगी. मजा ही मजा. कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन एक बुरा है डिप्रिसिएशन के साथ. क्या बुरा है कि इकोनॉमी के अंदर में इन्फ्लेशन सेट होता, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज है वो एक्सपोर्ट करने में इंटरेस्ट बढ़ जाता उनको, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट मिलता. तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर में सप्लाई कम हो जाता. और जो खरीदने वाले लोग हैं, इंडियन रेसिडेंट जो खरीदने वाले हैं, उनको इंपोर्टेड गुड्स से नफरत हो जाती, वो इंडियन गुड्स को खरीदना चालू करते. अब इंडियन गुड्स की डिमांड बढ़ती, सप्लाई कम हो जाता. Already I have explained the same. Depreciation also adds to consumer price inflation. How? Directly through its effect on prices of imported consumer goods and also due to increased demand for domestic goods. Cost push inflation may result through possible escalation in the cost of imported inputs. इतना ही नहीं है, देखो डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी सेट हो गया और जो इंपोर्टेड इनपुट जो डाला था जैसे मैंने पहले बताया उससे क्या हो गया, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी आ गया. यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी आ गया. डिमांड बढ़ने से जो इन्फ्लेशन बढ़ता उसको डिमांड पुल बोलते, और कॉस्ट बढ़ने से जो इन्फ्लेशन सेट होता उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते. In such an inflationary situation, the central bank will have no incentive to cut policy rates as this is likely to increase the burden of all types of borrowers including business. और ये ऐसा इन्फ्लेशन सेट हो रहा बॉस कि जिसको सेंट्रल बैंक अपने मॉनेटरी पॉलिसी से क्रॉस भी नहीं कर सकती. सो डिप्रिसिएशन का एक एडवर्स इफेक्ट है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन. नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एज करेंसी डेप्रिशिएट्स, प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट बिकम्स प्रॉफिटेबल.
प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ेगा, वो तो सब मालूम है। देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी इंड्यूस्ड टू मूव इनटू ट्रेडेबल गुड सेक्टर एंड आउट ऑफ नॉन ट्रेडेबल गुड सेक्टर, ऑटोमेटिकली उनकी डिमांड बढ़ जाएंगी। टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी विच वापस मैटर आ गया बैलेंस ऑफ ट्रेड, अ डिप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन इज लाइकली टू अफेक्ट countries terms of trade is the ratio of the price of countries export commodity to the price of its import commodity. Countries export commodity, price of countries export commodity to the price of its import commodity. अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कमोडिटी ज्यादा रहेगा, और अगर हमारा इंपोर्ट कम होगा तो प्राइस ऑफ इंपोर्ट कमोडिटी कम हो जाएगा। सिंस द प्राइस ऑफ बोथ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स राइज इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एज अ रिजल्ट डिप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन, द टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ नेशन कैन राइज, fall or remain unchanged depending upon whether the price of export rises by more than comma less than or same percentage as price of import। अब ये डिपेंड करता कि प्राइसेस में क्या इंपैक्ट हुआ उसके ऊपर में। अगर इंपोर्ट देखो बढ़ती तो दोनों की भी प्राइसेस, इंपोर्ट की भी कॉस्ट बढ़ रही और एक्सपोर्ट की कॉस्ट कम हो रही है एक्चुअली देखे जाए तो इन दैट केस अपने को देखना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट की कॉस्ट और वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट दोनों मिला के कितने से प्राइस बढ़ रही है। प्राइस ऑफ टोटल एक्सपोर्ट वॉल्यूम बढ़ता प्राइसेस कम हो जाती, इंपोर्ट का वॉल्यूम कम होता लेकिन इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ जाती। दोनों को देखते हुए डिपेंड करता कि प्राइसेस टर्म्स ऑफ ट्रेड पॉजिटिव होता, बैलेंस रहता या कम होता। इस तरीके से इसको एक बार और पढ़ लो, ठीक है। If export earnings rise faster than import spending, current account balance will improve. If export earnings rise, export volume बढ़ता, एक्सपोर्ट प्राइसेस कम हो जाती वैसे देखे जाते, पर अपने को तो उसमें भी गेन होता। तो ओवरऑल एक्सपोर्ट अर्निंग्स राइज फास्टर देन इंपोर्ट स्पेंडिंग, करंट अकाउंट बैलेंस विल इंप्रूव। बोरोड फंड पे बहुत निगेटिव इंपैक्ट होता है यार। जैसी अपने कंट्री की वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई, सामने वाले की कंट्री की वैल्यू अप्रिशिएट हो गई। अब क्या होता है कि अगर हमने पहले से फंड्स बोरो करे हुए, कहां से, फॉरेन से, रिपेमेंट तो करना कंपलसरी है। अब मेरे को अगर पहले अगर $200 का इंटरेस्ट पे करना था तो 200 इंटू 70 14,000 रुपये पे करना पड़ रहा था। अब कितने पे करना पड़ रहा है, 15,000। मेरे बोरोअल सर्विस कॉस्ट बढ़ जाती। सर्विस कॉस्ट है ना, इंटरेस्ट पेमेंट या रिपेमेंट भी, जो अमाउंट इंस्टॉलमेंट रिपे करना रहता है मेरे को, वो उसकी भी कॉस्ट बढ़ गई। तो बोरोड फंड्स के अंदर में companies that have borrowed in foreign exchange through external commercial borrowings and didn't properly hedge this loan, और जो केयरलेस रहते, जिन्होंने हेजिंग भी नहीं करा, इनको समझ में आना था ना कि अपने को ये लोन अपन अभी बोरो किए, रिपेमेंट करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी में, और फॉरेन करेंसी के रेट बढ़ गए तो अपने वांदे हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या करना चाहिए था, पहले फ्यूचर डेट के हिसाब से हेजिंग करके रख देना था, इनका बच जाता था पैसा। बट इन्होंने हेजिंग किया नहीं। अब क्या होगा, एंड डिडंट प्रॉपरली हेज दिस लोन्स अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क वुड आल्सो बी निगेटिवली इंपैक्टेड एज दे वुड रिक्वायर मोर डोमेस्टिक करेंसी टू रिपे और सर्व देयर लोन्स। रिपे बोलने से अच्छा ज्यादा वर्ड था वहां पे सर्व देयर लोन्स। क्यों सर, रिपे करने को भी सर बोलते और इंटरेस्ट पे करने को भी सर बोलते। Anyway, it will increase their debt burden and lower their profit and impact their balance sheet adversely। इससे क्या हो जाएगा, उनका प्रॉफिट कम होगा, बैलेंस शीट में जो उनकी पोजीशन है वो थोड़ी सी अफेक्ट होंगी। कंट्रीज विथ फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड गवर्नमेंट डेब्ट्स, ये बिजनेस का हो गया था अभी तक के। अब कंट्रीज जिनके पास में फॉरेन डिनोमिनेटेड गवर्नमेंट डेब्ट्स है, करेंसी डेप्रिसिएशन विल इंक्रीज द इंटरेस्ट बर्डन एंड कॉज स्ट्रेन टू द एक्सचेकर फॉर रिपेइंग एंड सर्विसिंग फॉरेन डेब्ट। जैसे अगर इंडिया ने अगर IMF वगैरह से बहुत सारा लोन लेके रखा होगा तो लोन का रिपेमेंट, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, ये सब इनको काय में देना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज में। और फॉरेन एक्सचेंज का रेट तुमने बढ़ा दिए तो हमारा एक्सचेकर जो है, हमारा जो डिपार्टमेंट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उनके ऊपर में बर्डन बढ़ गया क्योंकि उनको पेमेंट ज्यादा करना पड़ रहा। फॉर्चुनेटली इंडिया हैज स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ पब्लिक डेप्ट इन फॉरेन करेंसी। हम क्या करते, इंडियन मार्केट से ही डेप्ट उठाते जनरली। एनीवेज, द अदर इंपैक्ट ऑफ करंट डेप्रिसिएशन आर, और कहाँ पे इंपैक्ट होता, अभी तक के कहाँ इंपैक्ट देखा अपन ने। सर अपन एक इंपैक्ट देखा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, एक देखा डोमेस्टिक इकोनॉमी की ग्रोथ होती, ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होता, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फायदा होता, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता, इकोनॉमी वेयर एक्सपोर्ट्स आर सिग्निफिकेंटली हाई देयर इज बेनिफिट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज होंगी तो वेजेस बढ़ जाती, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन सेट्स। इतना एक नेगेटिव है सर। उसके बाद में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनका ट्रेडेबल गुड्स बन जाते हैं, ये फटाफट इनकी डिमांड बढ़ जाती। टर्म्स ऑफ ट्रेड अच्छा होता जनरली डिपेंडिंग ऑन द ओवरऑल प्रोपोर्शनेट इंक्रीज डिक्रीज। बोरोड फंड्स वालों को दिक्कत जाती।
द अदर इम्पैक्ट्स ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन आर वाइंडफॉल गेन्स फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर। जो लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वाले उनको तो धड़ाधड़ फायदा होता है, बिकॉज डेप्रिशिएटिंग करेंसी फीचर्स मोर डोमेस्टिक करेंसी। ओके, रिमिटेंसेस टू होमलैंड बाय नॉन रेसिडेंट एंड बिजनेसेस अब्रॉड फेच मोर इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जो लोग बाहर जाके बिजनेस कर रहे हैं या जो लोग बाहर सेटल हो गए, वो जब अपने पेरेंट्स को जब रिमिटेंस देते तो इनका फायदा हो जाता। वो वहां से पहले $10 भेजता था तो 700 रुपए आते थे, अब $10 भेज जाते इनको 750 रुपए आ रहे। तो रिमिटेंसेस टू होमलैंड बाय नॉन रेसिडेंट्स बेटर हो जाता। डेप्रिसिएशन वुड एनहांस गवर्नमेंट रेवेन्यूज फ्रॉम इंपोर्ट रिलेटेड टैक्सेस एज इट इंक्रीजेस वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्ट। इंपोर्ट पे अगर एडवोलरम ड्यूटी रहती, एडवोलरम ड्यूटी यानी जितना वैल्यू का इंपोर्ट करेंगे उतनी ड्यूटी लगेंगी। अब अपन ने अपनी करेंसी डिप्रिशिएट कर दी तो पहले $10 की चीज जब इंडिया में आती थी तो उसकी वैल्यूएशन होती थी 700 और 700 पे कस्टम ड्यूटी चार्ज होती थी। अब वही चीज का वैल्यूएशन 750 हो रहा तो कस्टम ड्यूटी अपने को उतनी ज्यादा मिल रही, अब ज्यादा मिल गई तो अपना रेवेन्यू बढ़ गया। Depreciation also can have a positive impact on country's trade deficit as it makes imports more expensive for domestic consumer and exports cheaper for foreigners। ये तो अपने पहले भी देख लिया था। Depreciation also can have a positive impact on controlling spiraling gold imports, mostly wasteful and therefore improve trade balance। फालतू में जो गोल्ड इंपोर्ट हो रहा था, एक कर रहा दूसरा उसके ऊपर तीसरा, ये जो स्पाइरलिंग इफेक्ट ऑफ गोल्ड इंपोर्ट हो रहा था वो चेक हो जाता। और वो चेक होने से जिसकी जरूरत नहीं है इकोनॉमी को ये गोल्ड इंपोर्ट से कोई फायदा हो रहा क्या? नहीं, सिर्फ अपनी करेंसी बाहर जा रही, अपनी रिजर्व बाहर, ये सब चीजों को ऑटोमेटिकली चेक लग गया। डेप्रिसिएटिंग करेंसी हिट्स इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स एंड हैज अ रेडिकल इंपैक्ट ऑन पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल इनफ्लोज। ये सब ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन है। मेरा क्या बोलना है, एक बार पढ़ लो, दूसरे बार सोच सोच के पढ़ो, तीसरे बार जो जो याद आ रहा है वो लिख लो, और फिर वो जो लिखे हुआ है उसके अंदर में लेक्चर देख के या पढ़ते पढ़ते और एडिशन करो। 3 बार आपको रीडिंग करनी पड़ती, क्वेश्चन अपना तैयार हो जाता 5 मार्क का। इससे इजी क्या हो सकता है यार, करना चाहिए। इंपैक्ट ऑफ एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन कहाँ तक के दिखता क्या, कहीं पे हरा हरा बहुत टाइम है, इतना पढ़ने को और 6 मिनट लगते हैं अपने को, बट 6 मिनट के बाद में लेक्चर खत्म होता क्या? नहीं, अभी अपने को पीछे के क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करना है। फास्ट लेते हैं। इंपैक्ट ऑफ एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन, आई विल ट्राई टू डू इट फास्ट। सब अपोजिट है तो उसको जितना फास्ट ले सकता ले लेता। एन एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी और अ स्ट्रॉन्ग करेंसी makes the domestic currency more valuable, yes, and appreciation will have the following consequences. Appreciation of currency raises the price of export and therefore the quantity of exports would fall। जैसी appreciation हुआ, मेरे कंट्री का appreciation हो गया तो क्या हो जाएगा, मेरी करेंसी हो जाएंगी महंगी। अब $1 में 65 रुपए ही जा रहे हैं। अब मेरा एक्सपोर्ट क्या हो गया, वहां पे महंगा दिख रहा, क्योंकि पहले जो आदमी डॉलर में खरीद रहा था उसको अब मेरी चीजें महंगी लगने लग गई। पहले नहीं, अब क्या हो गया देखो सर, अब अगर उसको समझ लो 1000 रुपए पे करने रहते थे तो 1000 डिवाइडेड बाय 70 वो कितना पे करता था, कितने डॉलर पे करता था? 1000 रुपीज डिवाइडेड बाय 70 इज इक्वल टू वो $14.28 पे करता था। अब उसको 1000 रुपए पे करने के लिए $1 में कितने रुपए आते? 65। $1 पे करता 65 रुपीज खरीद पाता, क्योंकि मेरे रुपए की कीमत बढ़ गई। तो अब क्या होगा, 1000 डिवाइडेड बाय 65, वहां पे 15.39 रुपीज का हो गई वही चीज, डॉलर की हो गई वही चीज। अब मेरे को बताओ, सामने वाले के लिए एक्सपोर्ट में, मेरे लिए मैं जो एक्सपोर्ट कर रहा बाहर में, तो जो लोग मेरे से खरीद रहे थे उनके लिए मेरे गुड्स जो हो गए वो महंगे हो गए। मेरी करेंसी की वैल्यू तो बढ़ गई लेकिन मेरे एक्सपोर्ट पे निगेटिव इंपैक्ट हो गया। इंपोर्ट में हो गया कि सामने वाला इंपोर्ट अपने को सस्ता हो गया, हमारे कंज्यूमर को इंपोर्ट करना सस्ता पड़ रहा, क्योंकि उसको क्या हो रहा, 65 रुपए देके डॉलर मिल रहा जो पहले 70 रुपए देके मिलता था। सो exports quantity of export would fall since import become cheaper we may expect an increase in the quantity of import। दोनों चीजों का इफेक्ट ये होगा कि हमारे यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन हो जाएंगी। कंबाइनिंग दिस टू इफेक्ट टुगेदर द डोमेस्टिक एग्रीगेट डिमांड फॉल्स एंड देयरफॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली टू बी नेगेटिवली इंपैक्टेड। मुश्किल है। एंड कितना मजा आता है, अरे मेरे रुपए की वैल्यू बढ़ रही, रुपए की वैल्यू बढ़ रही, इधर रुपए की वैल्यू बढ़ रही, इधर इकोनॉमी की ग्रोथ कम हो रहा। एक को मनाओ तो दूसरा उठ जाता है, समझ में नहीं आता क्या होना चाहिए करके। एंड एप्रिसिएशन में कॉज रिडक्शन इन द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। हाँ, ये अच्छा होता, इन्फ्लेशन लेवल कम हो जाती, क्योंकि क्या होती, इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड आ जाती, तो इंपोर्टेड गुड्स का सप्लाई बढ़ जाता, और हमारा जो गुड्स बाहर देश में जा रहा था वो यहीं पे रहता, तो सप्लाई, इंडियन इकोनॉमी में सप्लाई बढ़ जाता, डिमांड रिलेटिवली कम हो जाती। तो
lower price of imported capital goods, components and raw material lead to decrease in the cost of production which reflect the on decreasing prices. जो इंडस्ट्रीज के अंदर में जो मशीनें लग रही थी, जो कंपोनेंट लग रहे थे, जो रॉ मटेरियल लग रहे थे, कौन से इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, वो सस्ते हो गए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम हो गया. Additionally, decrease in aggregate demand tend to lower demand pull inflation. Living standards of people are likely to improve due to availability of cheaper consumer goods. और जितने कंज्यूमर गुड्स सस्ते हो जाएंगे उतना लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होते जाएगा. जितना उनका कंज्यूमर सरप्लस बढ़ता उतना लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा. समझ में नहीं आ रहा. एप्रिसिएशन होना चाहिए कि डिप्रिसिएशन होना चाहिए? अपने अपने यूज है, अपने अपने प्रॉब्लम्स है. दोनों चीजों का अपना अपना बेनिफिट है. गवर्नमेंट को ये चाहिए कि हाउ दे कैन गेट द बेनिफिट ऑफ एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन वाइड स्प्रेड. अपने को दोनों के अच्छे बुरे सब चीजें समझ में आना चाहिए. कल चल के अगर मैं इकोनॉमिक पॉलिसीज डिसाइड कर रहा तो मेरे को ये मालूम होना चाहिए कि ऐसा करने से ये अच्छा होगा तो ये बुरा होगा, और ये अच्छा होगा तो ये बुरा होगा. मैं सबको खुश नहीं कर सकता. देखो एक सिंपल चीज है. अभी आप लोग जब पढ़ रहे हो तो आपको एक सिंपल चीज बताता. मेरे लिए बहुत अच्छा थॉट है ये, जो मैंने लाइफ में देखा. द बिगेस्ट रीजन of failure, the biggest reason of unsuccess is trying to make everyone happy. अगर मैं हर एक को खुश करने की कोशिश करूंगा तो मेरे को कभी सक्सेस ही नहीं मिलेगा. यानी अभी जो टॉपिक चल रहा है उससे बहुत रिलेटेड नहीं है, लेकिन मेरे को ये याद आ गया. अभी एट दिस स्टेज आप खुद के तरफ ध्यान दो. बी सेल्फिश. डोंट ट्राई टू मेक ईच एंड एवरीवन हैप्पी. आपके पास में टाइम जब कम है, अभी पढ़ाई अगर आपके सर पे आई हुई, एग्जाम्स अगर आपके सामने आई हुई है, डोंट ट्राई टू मेक एवरीवन हैप्पी. एग्जाम्स हो जान दो, 3 महीने के बाद में सबको खुश कर देंगे. At this stage, it is required that you should concentrate on yourself. The biggest reason of unsuccess or failure is. जब मैंने ये डायलॉग जिस दिन जहां पढ़ा उस दिन मुझे बड़ा पसंद आया. हम मैं तो कोशिश करते रहता हूँ जितने लोग मेरे टच में आए होंगे, जो मेरे पास से गुजरे होंगे, उनको हर एक को मैं इन्फ्लुएंस कर पाऊं, उनको मैं खुश कर पाऊं, ताकि वो लोग मेरे को अच्छा बोले. बट कभी कभी वन हैज टू बी सेल्फिश, बिकॉज ऑलवेज मेकिंग अदर्स हैप्पी लीड्स टू अनसक्सेस. एनीवेज, कमिंग टू द टॉपिक. अच्छा पॉइंट था, मेरे को याद आ गया तो मैंने बता दिया. ओके, एक्स्ट्रा सेल्फिश भी मत बनना. हाँ, लोगों की आंखों में होता, बट स्टिल हो भी गए तो अपन रिकवर कर लेंगे. 3 महीने के बाद में अपने को करना ही क्या है. एनीवे, 2 महीने के बाद में एडिशनल डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड टेंड्स टू लोअर डिमांड पुल इन्फ्लेशन लिविंग स्टैंडर्ड विथ इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट प्राइसेस. द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एडवर्सली अफेक्टेड एंड देयरफॉर फर्म्स हैव ग्रेटर इंसेंटिव्स टू इंट्रोड्यूस. ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, मेरे को बड़ा मस्त लगा. निगेटिव चीजों को पॉजिटिव करके बोले हुआ, इसलिए तो मैंने इसको आड़े टेढ़े मुंह करके बोले हुआ, यानी इटैलिक्स में डाले हुआ है. सुनो सुनो सुनो, बाद में इंग्लिश में पढ़ना. क्या हो गया कि एप्रिसिएशन हो गया, तो मेरे कंट्री का जो एक्सपोर्ट है वो बाहर वालों के लिए महंगा हो गया. बाहर के कंट्रीज में मेरा एक्सपोर्ट महंगा हो गया. इवन इंपोर्टेड गुड्स सस्ते हो गए, तो डोमेस्टिक मार्केट में भी मेरे गुड्स इंपोर्टेड गुड्स से महंगे हो गए. इंपोर्टेड गुड्स सस्ता हो गया, और मैं जो इंडस्ट्री था, डोमेस्टिक कंट्री जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही थी, जो इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट था, वो कंपैरेटिवली महंगा लग रहा. अब मेरी इंडस्ट्री के वांदे हो गए. ना मैं एक्सपोर्ट कर पा रहा, ना मैं मार्केट में बेच पा रहा, तो मेरे डोमेस्टिक इंडस्ट्री का क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी. ये तो अपन ने सब देख लिया, एडवर्स इफेक्ट. अब ये क्या बोल रहा है कि जब अपने इंडस्ट्री की ग्रोथ कम होती रहती या डिमांड कम होती रहती, तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट को ऐसा लगता कि कुछ तो करना पड़ेगा. अगर मेरे को टिके रहना है तो मेरे को इनोवेशंस लाने पड़ेंगे, मेरे को नई नई टेक्नोलॉजी सर्च करनी पड़ेंगी. और जब गले तक के आ जाता है तो आदमी अपने आप को इंप्रूव करता, एंड दिस विल लीड टू इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस. और बाप रे, यानी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ एप्रिसिएशन. ऐसा पॉइंट बोलने के बाद में तो मेरे को तो गदगद हो जाता. विद इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट प्राइसेस एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एडवर्सली अफेक्टेड एंड देयरफॉर फर्म्स हैव ग्रेटर इंसेंटिव टू इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टू कट कॉस्ट टू रिमेन कॉम्पिटिटिव. और कॉम्पिटिटिव रहने के लिए वो थोड़ा सा वाइड प्रोडक्शन करेंगे, टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, इनोवेशंस करेंगे, सो एज टू बी कॉम्पिटिटिव. लाख तकलीफें आओ ना बॉस, अपन अपने आप को प्रूव कर देंगे. इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स एंड डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट्स आर लायबल टू कॉज लार्जर डेफिसिट एंड वर्सन द करंट अकाउंट. और करंट अकाउंट बैलेंस, ट्रेड बैलेंस भी अपना खराब होने के चांसेस है. लेकिन द इंपैक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑन करंट अकाउंट डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट. रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में लीड टू इंप्रूवमेंट इन द करंट अकाउंट पोजीशन. अगर हमारी डिमांड इनइलास्टिक होंगी और एप्रिशिएट हो रहे होंगे गुड्स,
तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जैसी इनइलास्टिक डिमांड है, भाव कम भी हो गए होंगे तो भी उतना ही सब चीजें चल रहा होगा। तो इन दैट केस अगर डेप्रिसिएशन के अगर समय इनइलास्टिक डिमांड रही तो अपने लिए खराब रहता, और एप्रिसिएशन के समय अगर इनइलास्टिक डिमांड है तो अच्छा रहता। Inelastic demand for import and export may lead to improvement. Higher the price elasticity of demand for exports, greater would be the fall in demand, and higher will be the fall in the aggregate value of export. This will adversely affect the current account balance. तो अगर अपन जो गुड्स भेज रहे हैं वो अगर inelastic डिमांड वाले हैं और हम जो गुड्स खरीद रहे हैं वो अगर inelastic डिमांड वाले हैं तो अपने को एप्रिसिएशन फायदे में रहेगा, और इलास्टिक डिमांड वाले रहेंगे कि जिससे थोड़ा भी भाव बढ़ गया और अगर अपनी एक्सपोर्ट कम हो जाता होगा तो अपने को एप्रिसिएशन एडवर्सली अफेक्ट होगा। यानी इट डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ द गुड्स। और इसका नेगेटिव इंपैक्ट, उल्टा इंपैक्ट कहां दिखता है अपने को? डेप्रिसिएशन के समय में। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अच्छे से समझो, अच्छे से लिख के देखो, एक बार ऐसे पॉइंट एरो एरो बना के समझाओ खुद को कि आपको क्या समझा करके। अननेसेसरीली हाँ हाँ करेंगे, बाद में टाइम पे घोर करेंगे। चीजें समझ रही तो समझ लो। आई स्वेयर बॉस इतने अच्छे से नहीं समझ में आता। एनीवेज, कमिंग टू द टॉपिक, द आउटकम of the appreciation also depends on the stage of the business cycle as well. If appreciation sets in during the recessionary phase, the result would be further fall in the aggregate demand and higher level of unemployment. Already market में recession चल रहा था और इधर में कंट्री ने appreciation लेके आ गया, revaluation of currency लेके आ गया। पहली रेसेशन तुमने और रिवैल्यू अपवर्ड मूवमेंट कर दिया करेंसी की वैल्यू के अंदर में, और एक्सपोर्ट कम हो गया और ये हो गया रेसेशनरी का और रेसेशनरी हो गया। हाँ, एक्सपांशनरी फेज है, सब बढ़िया चल रहा और फिर वहां पे आप ये कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक देखो बहुत ज्यादा जब एक्सपांशनरी फेज रहता तो इन्फ्लेशन ज्यादा रहता, फिर गवर्नमेंट का काम रहता है इन्फ्लेशन को कम करना है। फिर ऐसे केस में तुम अगर सपोज रिवैल्यूएशन करते करेंसी का तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ब्रेक लगता है डिमांड पे गुड्स के, सो उस समय अच्छा रहता है। इफ द इकोनॉमी इज फेसिंग boom and appreciation of domestic currency would trim down inflationary pressures and soften the rate of growth of the economy. आपने अभी तक की इतने बार इन्फ्लेशन वगैरह कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो व्हाट आर द वेज ऑफ कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन? तो अभी तक के किसी ने बताया कि आपको कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए करेंसी की, इंडियन डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ा दो, एप्रिशिएट कर दो, रिवैल्यू कर दो। सर एप्रिशिएट करना तो अपने हाथ में नहीं है, मार्केट डिमांड सप्लाई फोर्सेस पे होता, लेकिन रिवैल्यूएशन अपने हाथ में अगर गवर्नमेंट इंटरफियर करती, सेंट्रल बैंक इंटरफियर करती तो ये काम कर सकती ना। सो ये एक बार अगर डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन समझ में आ जावे, आप इकोनॉमिस्ट बन जाते। मजा आ गई ना। आप अपने कंट्री की इकोनॉमी के साथ साथ में फॉरेन एक्सचेंज रेट के साथ में खेलना सीख रहे हैं। बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस, ये सब चीजें आपके लिए इजी है। डिफाइन एक्सचेंज रेट, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट कोट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्रॉस रेट एक्सचेंज रेट रिजीम, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट रिजीम, एक है फ्लोटिंग एक्सचेंज और एक है फिक्स्ड एक्सचेंज। हाउ इज एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड अंडर फ्लोटिंग रेट रिजीम? अपने पहले बताया था, सप्लाई फॉरेन करेंसी, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, जहां क्रॉस हो रही वहां पे फॉरेन करेंसी की वैल्यू जब मालूम पड़ती तो ऑटोमेटिकली वी डिटरमाइन द डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दैट करेंसी। डिफाइन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, व्हाट आर द मेजर मेरिट्स ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मेंशन द मेन डिमेरिट्स ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, एक्सप्लेन द रियल एक्सचेंज रेट, डिफाइन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था आपको खटखट खटखट याद आना चाहिए। पहले लेक्चर में हुआ था, दूसरे लेक्चर में हुआ था, लास्ट लेक्चर में हुआ। डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो गया। आर्बिट्रेज यानी क्या रहता है ये मार्केट से। मेंशन द टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन इन द फॉरेक्स मार्केट, एक रहता स्पॉट मार्केट या करंट ट्रांजैक्शन, एक रहता कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन फ्यूचर डेट होगा ना, एक है करंट ट्रांजैक्शन, एक है contract to buy or sell securities in future delivery which are carried out in future market. Describe the term currency appreciation, what is meant by devaluation, long answer type questions. Describe how exchange rate is determined, differentiate between fixed exchange rate and floating exchange rate, what are the merits and demerits, relative merits and demerits of different types of exchange rate regimes, foreign exchange market क्या है, who are the participants, banks, commercial bank, central bank, brokers, speculators, argulators. Describe the functioning of foreign exchange market, what are the different roles played by participant, what do you understand by appreciation and depreciation of currency, how do they affect real economy, explain the effect of currency depreciation वगैरह वगैरह वगैरह। अब कुछ application oriented questions. Explain the implication of the following on the demand and supply of foreign exchange and exchange rate in the spot foreign exchange market. अब एक कोई कंपनी, एक कोई कंट्री है, श्रीलैंड, एक्सपोर्ट रिमेन मोर और लेस स्टैग्नेंट इन द ईयर्स 15-16 टू 16-17। श्रीलैंड यानी मेरी कंट्री है, मेरे कंट्री का जो एक्सपोर्ट है वो स्टैग्नेंट है। एंड
However, due to heavy thrust on industrialization, import of machinery, raw material and components as well as associated service of different types increased. यानी import बढ़ गया, export उतना ही है. Import बढ़ने से क्या हो गया होगा कि foreign currency की demand बढ़ गई होंगी, तो उनकी करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट हुई और मेरे करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट हुई. क्या पूछा था? एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑन द फॉलोइंग डिमांड एंड सप्लाई ऑन फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट इन स्पॉट फॉरेन मार्केट एक्सचेंज. तो मेरा फॉरेन एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट हुआ होगा और सामने वाले का बढ़ा होगा. Higher demand in Sri Lanka for foreign exchange to make development imports for industrialization coupled with no proportionate increase in supply on account of meager inflow of foreign exchange consequent on stagnant export. यानी import बढ़ गया लेकिन मेरा export नहीं बढ़ा for more than a decade lead to rise in exchange rate and depreciation in the value of domestic currency. Domestic currency की value कम हो गई. Second, B. The investors of Maryland and Australia find investment in financial assets in UK highly attractive. हमारे को जो भी है, मैं मेरीलैंड है ना, ऑस्ट्रेलिया होंगे, जो भी होंगी, मेरे को इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स इन यूके हाईली अट्रैक्टिव. ऐसा लग रहा है कि यूके के फाइनेंशियल एसेट पे मैं इन्वेस्ट करूं. अगर मेरे को इन्वेस्ट करना है तो मेरे को फॉरेन करेंसी खरीदनी पड़ेगी, तो फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी. एंड द गवर्नमेंट ऑफ मेरीलैंड विच हैज अ लिबरल एटीट्यूड ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट परमिट सच इन्वेस्टमेंट. और अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट परमिट करेंगी तो फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी. फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ी तो उनके कंट्री की अप्रिशिएट होंगी और हमारे कंट्री की 1 सेकेंड डिप्रिशिएट होंगी. इंक्रीज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन ऑस्ट्रेलिया, द डोमेस्टिक करेंसी डिप्रिशिएट्स. नेक्स्ट, सी वाला पॉइंट है ये. मेनी फॉरेन कंपनीज इन्वेस्टर्स हु हैड प्रीवियसली एक्वायर्ड रोजलैंड फाइनेंशियल एसेट सेल देम. जिन्होंने पहले रोजलैंड के फाइनेंशियल एसेट खरीदे थे अब वो बेच रहे. अब बेच रहे तो अपना पैसा घर पे लेके जा रहे. आर यू गेटिंग इट? अब अपना पैसा घर पे लेके जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली व्हाट हैपन्स कि जब हमको ये पैसा देना पड़ रहा, उनको वापस देना पड़ रहा, तो वापस हमारे कंट्री की रोजलैंड डोमेस्टिक कंट्री डिप्रिशिएट, क्योंकि हमको रिटेन करना है, रीपे करना है तो हमारी करेंसी का सप्लाई बढ़ गया तो हमारे करेंसी की वैल्यू कम हो गई. इफेक्ट ऑन कंट्री वाई इफ कंट्री एक्स, रुको अच्छे सुनो, इफेक्ट ऑन कंट्री वाई, मैं कंट्री वाई हूं. इफ कंट्री एक्स बोरोज 100 मिलियन फ्रॉम कंट्री वाई, वो मेरे से 100 मिलियन बोरो कर रहे हैं, वो मेरे से बोरो करे तो मैं उनको पैसे दे रहा, दे हैव बोरोड फ्रॉम मी. तो व्हाट विल बी द इंपैक्ट? इफेक्ट ऑन कंट्री वाई, मैं कंट्री वाई हूं. इफ कंट्री एक्स बोरोज 100 बिलियन फ्रॉम कंट्री वाई, उनको अगर मेरी कंट्री से बोरो करना है तो उनको मेरे पैसे खरीदने पड़ेंगे तो मेरी कंट्री अप्रिशिएट होनी चाहिए. डिप्रिसिएशन, नहीं सॉरी, इंटरनेशनल कैपिटल आउटफ्लो, मेरे पैसे जा रहे हैं. डिमांड फॉर फॉरेन कंट्रीज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. आज डिप्रिसिएशन होगा और जब वो रिपेमेंट करेंगे तब एप्रिसिएशन होगा. ठीक है ना? इंटरनेशनल कैपिटल आउटफ्लो, बोरो कर रहे हैं मैं, मेरा पैसा वहां पे इन्वेस्ट कर. सिंपल यार, अपन ने पढ़ते समय गलत किया, सुनो वापस. इफेक्ट ऑन कंट्री वाई, इफ कंट्री एक्स बोरोज 100 मिलियन फ्रॉम कंट्री वाई, वो मेरे से बोरो कर रहे हैं और मैं उनके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा, यानी हो गया ना, मैंने उनके यहाँ पे इन्वेस्ट किया, यानी मेरा पैसा बाहर गया, तो मेरी कंट्री की करेंसी डिप्रिशिएट हुई. बस ऐसे एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है, 6 मार्क के 4 मार्क के आते हैं. अगर अपन ने ध्यान देखो, पहले 3 तो बराबर पढ़े थे, चौथे में कंफ्यूज हुआ था, अगली बार वो भी नहीं होने देंगे अपन. अब आगे सेकंड, एक्सप्लेन हाउ द एक्सचेंज रेट वैल्यू ऑफ इंडियन रूपी विल बी अफेक्टेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. व्हाट आर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स. What are the possible consequence on export and import, दोनों बताने हैं. और क्या बताना है? Explain how the exchange value of Indian rupee will be affected. The spot exchange rate changes from 61 per $1 to 64 $1. सर 61 पर डॉलर टू 64 यानी डिप्रिशिएट हो गया सर, और डिप्रिशिएट होने से क्या हुआ होगा? एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट कम होगा. The spot exchange rate changes from this to this. It implies depreciation of rupee and appreciation of dollar. Correct. Export become cheaper and more attractive to foreigners. Import will be discouraged as they become costlier. Correct है. दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला है the spot exchange rate changes from 66 to 63. Appreciation in Indian rupee, depreciation in dollar. Export will be reduced and imports will be increased. अब ये लास्ट केस स्टडी बड़ी इंटरेस्टिंग, इसको फटाफट देख लेते हैं अपन. In 83, Australia decided to float its dollar. Okay. Assuming free trade, explain the effect of each on the following on the spot exchange rate between Australian dollar and USD dollar. Australian dollar यानी मेरी कंट्री, यूरोप अमेरिकन डॉलर यानी वो कंट्री, US dollar.
देर इज अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन डिमांड इन ऑस्ट्रेलिया फॉर यूएस एक्सपोर्ट सर्विसेज। यूएस की सर्विसेज, यूएस एक्सपोर्ट, वो एक्सपोर्ट कर रहा और ऑस्ट्रेलिया ने हमारी कंट्री इंपोर्ट कर रही, तो वहां से हम सर्विसेज इंपोर्ट करें तो उनको पेमेंट करेंगे। सिंस ऑस्ट्रेलिया manufacturers were favored over others, there is a proportionate increase in export of Australian product to US। और हम जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वहां पे यूएस के अंदर में इसकी डिमांड बहुत है, तो मैं वहां से सर्विसेज खरीद रहा और अमेरिकन मेरे यहां से गुड्स खरीद रहे। बताओ क्या इंपैक्ट होगा करेंसी पे, हमारे ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे। हम सर्विसेज खरीद रहे तो उनको पैसे दे रहे, और वो हमारे से गुड्स खरीद रहे तो वो हमको पैसे दे रहे, तो हमारे करेंसी पे क्या इंपैक्ट होगा? सर खास इंपैक्ट नहीं होगा, इतना ही रहेगा, क्योंकि जितना एक्सपोर्ट हो रहा उतना ही इंपोर्ट हो रहा। देखो बोला क्या लिखा है, अगर आपने ये एंगल से सोचा होगा और लपक रहे होंगे यार ऐसा थोड़ी आंसर होगा, तो आपका आंसर सही था। द स्पॉट एक्सचेंज रेट बिटवीन AUD एंड USD विल नॉट बी अफेक्टेड एज इंक्रीज डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इन ईच कंट्री विल मैच बाय प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। दोनों का मैच हो गया, गुड। इन्वेस्टर्स इन ऑस्ट्रेलिया, हमारा ऑस्ट्रेलिया, परस्यू दैट द रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन US वुड बी मच मोर lucrative than elsewhere। हमारे यहाँ के लोगों को लगता है कि यूएस में अगर अपन इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको ज्यादा फायदा होगा, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, यूएस की इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं, यानी अपना पैसा जा रहा, उनकी डिमांड बढ़ रही। इससे तो क्या होगा, यूएस डॉलर की एप्रिसिएशन होगी, हमारा डिप्रिसिएशन होगा। आगे कुछ है क्या, एज अ रिजल्ट देयर इज अ ह्यूज इंक्रीज इन डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट इन यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। और फिर हमारे यहाँ पे यूएस की इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ गई। सर कुछ नहीं सर, यूएस का डॉलर एप्रिशिएट होगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर डिप्रिशिएट होगा। इन्वेस्टर इन ऑस्ट्रेलिया वुड डिमांड मोर यूएसडी फॉर मेकिंग डॉलर डिनोमिनेटेड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन यूएस, सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर्स रिमेनिंग द सेम, बीइंग इन फ्लोटिंग रेट AUD विल डिप्रिशिएट एंड USD विल एप्रिशिएट, ऑस्ट्रेलियन डॉलर विल डिप्रिशिएट। मजा आ गया सर। नेक्स्ट, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज इन यूएस में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज आ गई, कभी बाइडेन कभी ट्रम्प, जो भी होगा। ड्यू टू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कॉज लार्ज स्केल शिफ्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बैक टू ऑस्ट्रेलिया। हमने जो इन्वेस्टमेंट करी थी, हमने सब हमारी इन्वेस्टमेंट बैक लेके जा रहे हैं। हम अगर वापस लेके आ रहे हैं तो हमारे यहाँ पे फ्लो बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली किसका सप्लाई बढ़ा, उनके अपने करेंसी का सप्लाई कम हुआ, उनके करेंसी का सप्लाई बढ़ गया, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, यूरोपियन डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर गिर जाएगा, अमेरिकन डॉलर गिर जाएगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर बढ़ जाएगा। देखो बोला क्या बोला इन्होंने, लार्ज स्केल शिफ्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बैक टू होम ड्यू टू पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज वुड रिजल्ट इन लार्ज scale sale of financial assets and capital outflow from the US. This will lead to more inflow of US dollars to Australia and demand remain the same, depreciation in the value of USD with AUD. USD की वैल्यू depreciate, AUD की वैल्यू appreciate. Last but not the least, ऐसा बोल सकते हैं अपन। क्या है ये? An epidemic in some parts of Australia, हमारे ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे एपिडेमिक यानी क्या रहती, रोग, महामारी, जैसे कोविड, ठीक है ना, कोरोना, मेड द यूएस इवोक SPS मेजर्स। SPS है साइटो सैनिटरी मेजर्स, यानी वो बोलते कि नहीं यार हम ऑस्ट्रेलिया से गुड्स नहीं खरीदेंगे, वहाँ से जो गुड्स आ रहे हैं हमारे यहाँ के एनिमल हेल्थ पे प्रॉब्लम कर रहे हैं। कहाँ पे, यूएस में। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा था और वो जो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर रहे थे, हम जो एक्सपोर्ट कर रहे थे और वो जो हमसे इंपोर्ट कर रहे थे, उस पर एंड बैन द एंट्री ऑफ नंबर ऑफ फूड आइटम्स टू द यूएस। तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया, हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया और इंपोर्ट उतना ही है समझो, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हाट विल हैपन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की वैल्यू डिप्रिशिएट। बैन ऑफ एक्सपोर्ट टू द यूएस रिड्यूसेस यूएसडी इन्फ्लोस टू ऑस्ट्रेलिया, डिमांड फॉर यूएसडी रिमेनिंग द सेम, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में डिप्रिशिएट। सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, वो आप देख लीजिए, ठीक है, थैंक यू। और यहाँ पे अपना सब पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो गया, ऑल दी बेस्ट। अब ये टॉपिक में जितना ज़्यादा आप कवर कर सको उतना अच्छा है।